हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर्स को। देखो, आज का ना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हु अमंग दी फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। देखो, 1857 का जो सिपोही विद्रोह हुआ था ना, 1857 में एक सिपाही विद्रोह हुआ था। तो इसमें ना बिहार से जो लीडर थे वो कौन थे, बिहार से किसने हिस्सा लिया था इसमें। तो देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार से थे ये कुंवर सिंह। ठीक है, और हमसे बिहार का ही पूछा गया है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा 1857 रिवोल्ट के बारे में बता दूं। बेसिकली ना, इसको पहला तो 1857 का रिवोल्ट बोलते हैं, और इसको सिपोए सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, और साथ में सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। मतलब ये सारे नाम हैं आपके, तो आप ये याद रख सकते हैं। और बेसिकली ना, इसमें ना जो मंगल पांडे थे ना, उनका जो मेन रोल था यहाँ पे, मंगल पांडे का। ठीक है, इस सिपाही विद्रोह में। हालांकि और भी बहुत सारे थे, सबका ही एक देखा जाए तो सबकी अच्छी इंपॉर्टेंस रही है। बस मंगल पांडे इसमें ज्यादा थे। तो याद रखेंगे कि मंगल पांडे का जो रोल है वो किस में है, ये है 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, देखो, कुंवर सिंह का करेक्ट आंसर हो गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाना साहिब अरिबे एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवास। नाना साहिब ना, जो कि विद्रोही थे कानपुर से, मतलब कि कानपुर से इन्होंने लड़ा था ये लड़ाई को, जो 1857 का रिवोल्ट रहा है। तो ये किसके बेटे थे। तो देखो, नाना साहिब जो थे ना, वो बाजीराव सेकंड के बेटे थे। ठीक है, बाजीराव सेकंड याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपको ना नाना साहब के बारे में बता दूं। बेसिकली ये इनके ना रियल पुत्र नहीं थे, रियल सन नहीं थे। एक्चुअली ये जैसे हम कहते हैं ना कि गोद ले लिया हमने किसी को, तो ये ऐसे सन थे इनके। ठीक है, नाना साहिब। और नाना साहिब, पहले इसको देख लेते हैं। बाजीराव सेकंड, इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1775 से 1851 तक का रहा है। और ये लास्ट पेशवा थे ये मराठा एम्पायर के, बाजीराव सेकंड। ठीक है। अच्छा, नाना साहिब से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका रियल नेम क्या है। नाना साहिब का रियल नेम पूछा जाता है। तो जो इनका रियल नेम है ना, ये है धोंडू पंत। ठीक है, यहाँ लिख दूं मैं, धोंडू पंत। ऐसा ना, ये नाम पूछ लिया जाता है कई बार आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये नाम बता दिया है, धोंडू पंत। और देखो आप ना, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ये फोर्थ शिफ्ट का है ना। तो क्वेश्चन की का ये जो ईयर है ना, ये भी देखते हुए चलेंगे कि कौन से ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल रूलर कंट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है ना, इसमें कौन सा मुगल रूलर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो देखो, मुगल रूलर ये थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर हमें दिख रहा है कहीं पे आंसर। देखो, ऑप्शन नंबर डी ना हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप याद रखेंगे बहादुर शाह जफर हो। ठीक है, और अगर जफर नाम ना हो, इसके बदले में सेकंड हो, तो ये भी करेक्ट है। आप दोनों नाम बोल सकते हैं, बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, दोनों करेक्ट होंगे। तो देखो, बहादुर शाह ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये जो बहादुर शाह थे ना, ये 20th, और सबसे मेन तो आप ये याद रखेंगे कि ये ना लास्ट मुगल एम्पायर थे इंडिया के। इसके बाद मुगलों की जो पीढ़ी है ना, वो पूरी तरह से क्या थी, खत्म हो गई थी। ठीक है, और 1857 में क्या हुआ था कि जो बहादुर शाह जफर है ना, उनको ना ब्रिटिश लोगों ने ना डिपोस्ट कर दिया था, यानी कि इनको इनकी पोस्ट से ही हटा दिया था। यानी कि जो जैसे मुगल के पोस्ट पे थे ना, तो वो उनको यहाँ से हटा के ना, इनको ना रंगून भेज दिया गया। इनको यहाँ से बाहर निकाल के रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ पर है, तो ये म्यांमार में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो दिल्ली में जो इनका कनेक्शन रहा था ना, इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और हाँ, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ना, कि ये जो बहादुर शाह जफर है ना, इनके दो बेटों को ना, जो ब्रिटिशर्स है ना, इन्होंने मार दिया था जिंदा इनके सामने ही। ठीक है, तो बहुत ही मतलब सुन के भी अजीब लगता है कि इनके दोनों बेटों को इनके सामने ही मार दिया, और थाली में परोस के ना इसको ही खाने को दे रहे थे। ठीक है, मतलब बहुत बुरी हालत थी। कभी आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। और लास्ट में क्या होता है, इनको रंगून भेज दिया गया था, और इनको भी, ये भी कुछ टाइम बाद मर ही गए थे वहां पे। ठीक है, इनको कैद वगैरह कर लिया गया था। और
इनको इंडिया में रहने ही नहीं दिया गया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सारे। मेन जो मेन जो यहाँ पे रूलर रहे हैं, मुगल रूलर, ये रहे बहादुर शाह जफर। ठीक है, और ये लास्ट मुगल एम्परर रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द सिपॉय ऑफ मेरठ arrived at the gates of Red Fort to meet the मुगल एम्परर बहादुर शाह ऑन। देखो, जब ये सिपाही विद्रोह हो रहा था ना, तो क्या हुआ था कि मेरठ से ये चली थी यहाँ की सेना। यहाँ से जो सिपाही है ना, वो मेरठ से चले थे दिल्ली की ओर। तो दिल्ली से ना ये रेड फोर्ट आए थे, लाल किले के पास आए थे, और इनको ना ये मुगल एम्परर जो बहादुर शाह जफर थे ना, ये, हाँ, ये यहीं पे रहते थे रेड फोर्ट के पास में ही। तो यहाँ पर इनसे मिलने आए थे, यहाँ पे जो सिपाही विद्रोह में जो लोग थे वो इनसे मिलने आए थे। ठीक है, तो एक्चुअल में डेट पूछा गया है कि किस डेट को मिलने आए थे। और देखो, एसएससी एमटेस्ट ना 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो ये एक चीज याद रखेंगे कि ये मेरठ से निकले हैं 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई 1857 को निकले हैं, पर ये मिले हैं बहादुर शाह जफर को 11 मई 1857 को मिले हैं। तो गलती से भी इसका आंसर गलत मत लगा देना। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा 11 मई 1857। 10 मई अगर कोई भी बच्चा लगाएगा ना, तो समझ लो आता हुआ क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा, और एमटीएस का क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर यहीं के यहीं कट जाने हैं। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग में और भी वो भी कट जाना है, जो भी 0.25 कटता है ना, वो सारा, या 0.5 जो कटता है वो सारा आपका हट जाना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब हाँ, एक्सप्लेनेशन में भी देखो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस was not prevalent in which of the following regions in India। अब देखो, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, इसको लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो स्टेट है ना, वो स्टेट इसमें शामिल नहीं था परमानेंट सेटलमेंट में। तो देखो, हमारा जो ये है ना, पंजाब इसमें नहीं था, शामिल नहीं था परमानेंट सेटलमेंट में। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब आप कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं ना हिंदी में। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, और साथ में ना इसको एक दो नाम से और भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। एक तो स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा जाना जाता है ये इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से। इस्तमरारी, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई सा भी नाम दे देगा। तो तीनों सेम ही है। इस एक तो परमानेंट सेटलमेंट, और साथ में स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी और इस्तमरारी व्यवस्था, ये तीनों ही सेम है। और इसमें कौन सा स्टेट शामिल नहीं था, तो ये पंजाब शामिल नहीं था। और ये ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है ये, और अभी एमटीएस आपके आने ही वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो ये जो है ना परमानेंट सेटलमेंट, इसको लाया गया था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनके द्वारा 1793 में लाया गया था। ठीक है, और बेसिकली इसमें जो जमींदार होते थे ना, वो प्राइमरी लैंड ओनर्स होते थे। यानी कि जो जमींदार है वो वही प्राइमरी लैंड ओनर्स माने जाएंगे, और इनको ना अपने लैंड का ना एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। किसको? ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको पे करना पड़ेगा। आप भले से उस लैंड से कमाए या ना कमाए, या जो आपके अंडर में वर्कर काम कर रहे हैं, आप वो आपको कमा के दे या ना दे, आपको एक फिक्स अमाउंट ना ब्रिटिशर्स को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, चाहे वो आपको कैसे भी करके दें। और इसमें इस अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, आपको परमानेंट ये अमाउंट पे करना ही करना है। एक तरह से देखा जाए तो गलत भी है, क्योंकि जो इनके अंडर में जो नीचे वर्कर होंगे ना, वो काम करके इनको पैसा कमा के देंगे ना जमींदार को, तब तो जमींदार जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी हेड है उनको देंगे। बट अगर कई बार फसल नहीं हुई, बारिश हो गई, बारिश के चक्कर में फसल नहीं हुई, या कुछ सूखा पड़ गया, या कोई जमींदार जो उसके अंडर में जो और अदर वर्कर काम कर रहे हैं वो नहीं गा पाए, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट इसमें सारा लोड किस पर आना है? जमींदार पर आना। तो एक तरह से इतना देखा जाए तो सही नहीं थी ये जो परमानेंट सेटलमेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग दी फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस।
देखो सब्सिडियरी अलायंस ये किसके द्वारा लाया गया था? अब देखो सब्सिडियरी अलायंस ये है क्या बेसिकली? तो सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है सहायक गठबंधन, बोलते हैं ना हिंदी में सहायक गठबंधन। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ आपको इजीली समझ में आ जाए ताकि। तो सहायक गठबंधन को किसके द्वारा लाया गया था? तो देखो इसको लाया गया है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में था क्या, लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर है। और इसमें ना सब्सिडीज अलायंस ना ये जो सिस्टम है इसको लाया गया था 1798 में। और इस सिस्टम के अंडर में क्या जो इंडियन रूलर्स थे ना उनको ना जैसे कि इनको ना एक टेरिटरी वगैरह दे दिया जाता था और उसको मेंटेन करके रखेंगे जो इंडियन रूलर्स हैं। ठीक है, और ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम करना है, उसको इस एरिया को बनाए रखना है। और साथ में ना ब्रिटिशर्स के जितने भी पॉलिटिकल एडवाइसेस वगैरह है ना उसको मानना है। ठीक है, उस उनके एक तरह से मैं कहूँ तो उनके आदेशों का पालन करना है, जो भी ब्रिटिशर्स चाहेंगे वैसा करना है। ठीक है, और कुछ इसमें ना स्टेट्स ऐसे थे जो एक्सेप्ट कर लिए गए थे कि वो अब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे इनके टेरिटरी में, अंग्रेजों की टेरिटरी में। तो कौन कौन से स्टेट्स थे जो इन पे इंक्लूड हो गए थे? तो वो थे हैदराबाद, ये 1798 में इंक्लूड हुआ था। ठीक है, मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले और सिंधिया 1803 में, है ना। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये सारे याद रखेंगे आप जितने भी है इसमें एडिशनल में, ये डेट, ये किसको कब ऐड किया गया है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which Governor General of British India helped Raja Ram Mohan Roy legally abolish the sati practice? बताना है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल रहा है जिसने कि ब्रिटिश इंडिया में ना जो राजा राम मोहन रॉय है ना उनकी हेल्प की थी सती प्रथा को हटाने में, सती प्रथा को खत्म करने में। ठीक है, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल रहे? तो देखो देखा जाए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि सती प्रथा को हटाया जा रहा है। और ये जो महान व्यक्ति थे ना ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब देखो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना एक्चुअल में ना इनको अपॉइंट किया गया था मद्रास के गवर्नर के रूप में 1803 में। और फिर उसके बाद ना ये फिर गवर्नर जनरल 1828 में भी बने थे ये। ठीक है, देखो यहाँ पे ना गवर्नर के रूप में इसको इनको अपॉइंट किया गया था, फिर बाद में ना गवर्नर जनरल बनते हैं 1828 में। और उसके बाद ना 1829 में ही ना ये राजा राम मोहन रॉय और इनकी हेल्प से ही ना सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है ना मतलब कि पूरे ब्रिटिश ईस्ट ईस्ट इंडिया में सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है। अब देखो सती प्रथा ये है क्या? तो इसमें बेसिकली ना जो भी फीमेल्स होती है ना, पहली चीज तो इसमें क्या होता है, किसी भी फीमेल्स की ना किसी भी ओल्ड मैन से शादी करवा दी जाती है। ठीक है, अब ओल्ड मैन से शादी करवा दी। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि अगर वो मर जाता है तो उसके साथ ही ना जो फीमेल होती है ना जो उसकी वाइफ होती है उसको अपने हस्बैंड की चिता पर लेट कर उसको अपनी जान देनी होती है कि अब तुम्हारा पति नहीं है तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, अब तुमको भी अपने हस्बैंड के साथ जाना होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत गलत है। और आज के टाइम में अगर हम देखा जाए ना तो किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती है। ठीक है, किसी के जाने से किसी की जिंदगी रुकती नहीं है, हर किसी को आगे का देखना है। और मैं कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छे थे गवर्नर जनरल थे जिनकी वजह से सती प्रथा खत्म हुई। और आज देखा जाए तो इंडिया की जो लड़कियां हैं ना वो फ्रीडम होके जी सकती है, बाहर निकल सकती है, दूसरी शादी कर सकती है। दूसरी शादी शौक से नहीं, दूसरी शादी मजबूरी में, कि अगर उसका हस्बैंड किसी रीजन से नहीं रहा तो। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे और 1829 में इसको हटाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज एन एक्सेशन पॉलिसी डिवाइस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? देखो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है ना वो कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको लाया गया है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लाया गया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ना आप बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे कि पहला नाम आप इसको हड़प नीति के नाम से जानते हैं। हड़प हड़प नीति। ठीक है,
और दूसरा आप इसको जानते हैं, विलय की नीति। विलय की नीति, ठीक है। और बेसिकली इसमें होता क्या था, जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, जैसे कि कोई रूलर है और उसके आगे कोई अपनी संतान नहीं है, तो उसके मरने के बाद जो ब्रिटिशर्स है ना, उसके सारी संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा लेती थी, उस पर कब्जा कर लेती थी। तो यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो क्या क्या बताया मैंने अभी, कि उनकी जमीन को, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेती थी, तो इसलिए इसको हड़प नीति बोल दिया गया, ठीक है। विलय मत का मतलब क्या होता है, मिला लेना। तो वो अपने अपने अंडर में मिला लेती थी जो यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एक पॉलिसी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाई गई थी, और ये पूरे इंडिया में एक्सपेंड हो चुकी थी, पूरे इंडिया में फैल चुकी थी। और इस पॉलिसी के अंडर में ना, कोई भी रूलर जिसका कि कोई भी मेल उत्तराधिकारी नहीं है, कोई भी मतलब मेल में अगर उत्तराधिकारी नहीं, कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, और वो मर जाता है वो रूलर, तो उसकी अ, जितनी भी उसकी मतलब प्रॉपर्टी, सारी चीजों को ना ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले लेगी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया भी है अपनी इस पॉलिसी के अंडर में। बहुत सारी जो जगह है, बहुत सारी जगह को ना अपने अंडर में कर लिया। तो कौन कौन सी जगह है, जैसे कि सतारा, ये 1848 में इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। जैतपुर और संबलपुर 1849 में, भागत ये 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में, नागपुर को भी 1854 में, तंजौर और अरकोट को 1855 में। तो ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, हु आस्क्ड जेम्स रेनल टू प्रिपेयर द मैप ऑफ हिंदुस्तान। जेम्स रेनल को ना किसने कहा था हिंदुस्तान का मैप प्रिपेयर करने के लिए? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था इनको हिंदुस्तान का मैप प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ लेते हैं। जो रॉबर्ट क्लाइव रहे हैं ना, हाँ, जो रॉबर्ट क्लाइव रहे हैं ना, ये 2 बार गवर्नर रहे बंगाल के। एक रहे 1758 से 1760 के बीच में, और एक रहे 1764 से 1768 के बीच में। यानी कि 2 बार ये बंगाल के गवर्नर बने हैं, ठीक है। और साथ में ना याद रखेंगे कि इन्होंने ना जो 1757 में ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ना प्लासी के युद्ध जो हुआ था ना, प्लासी का जो बैटल हुआ था, उसमें भी इन्होंने अपनी भूमिका, मतलब कि इससे भी ये जुड़े हुए थे, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी से जुड़े हुए थे, ठीक है। और यहाँ से याद रखेंगे, जो जेम्स रेनल थे ना, वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि ये ना पहला जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव जियोग्राफिकल सर्वे है ना, इनके द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया था इंडिया में, ठीक है। और ये अपने बंगाल एटलस और साथ में ना मेमोर ऑफ मैप ऑफ हिंदुस्तान के, इससे भी बहुत फेमस है। कौन? जेम्स रेनल। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं, इंपॉर्टेंट थे, आप सारे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है ये। अच्छा और डिफरेंट और इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंस इज करेक्ट एज पर द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें बताना है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अकॉर्डिंग ना कौन सा जो हमारा ये हमारा वर्ड का कौन सा सीक्वेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले तो आपको ये चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपने ना, हाँ, अगर आपने प्रियम्बल कभी पढ़ा है ना बुक में, तो आपको ये इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रियम्बल की पहली लाइन होती है इसमें कि सवर्न सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं, आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वही करेक्ट आंसर है, तो ज़्यादा नीचे जाके कोई फायदा है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट है। और ये सीरियल वाइज ही चलता है आपके, इसमें पहले सवर्ण आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक आता है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और अब देखो यहाँ से ना एडिशनल देख लेते हैं। ये जो वर्ड है ना, सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, पूरा तो हाँ आ गया।
इन दो वर्ड्स को ना ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में, जो 42nd नंबर का अमेंडमेंट हुआ था ना 1976 में, तब इसको ऐड किया गया था। और इससे पहले जो इंडिया का जो प्रियम्बल था ना, यानी कि प्रस्तावना, प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना, तो जो प्रस्तावना थी वो ऐसी थी: सवर्ण, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एंड आफ्टर अमेंडमेंट, जब अमेंडमेंट हो गया, इसमें पूरी तरह से संशोधन हो गया, उसके बाद ये बन गया हमारा कैसा, इसके बाद हम चेंज होने के बाद ये बन गया सवर्ण, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आप ऐसे याद रखेंगे ना, ट्रिपल एस फिर डी आर, ऐसे भी तो याद रख सकते हैं, ऐसे भी तो याद रख सकते हैं, ट्रिपल एस डी आर। ठीक है, तो देखो आज तो मैंने थोड़े कम ही क्वेश्चन करवाए हैं, और वैसे ये 10 के 10 ही इंपॉर्टेंट है, और विद एक्स्ट्रा फैक्ट तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आज ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन याद रख लेंगे, याद नहीं होते हैं तो 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, जिससे कि आपको याद हो जाए, सुन के भी काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये और काम तो चलो बाद में, पर याद करना पहले है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।